Good afternoon, students. Today I am going to discuss the fourth chapter of Indian Economic Development of Class 12 Economics CBSC. That is poverty. The name of chapter is poverty. So सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में कि इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम ये देखेंगे. तो फर्स्टली इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने तरह की पॉवर्टी होती है, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी हमको पढ़ना है, ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में करेंट ट्रेंड क्या है, मीन्स पॉवर्टी के करेंट डेटा इंडिया में क्या है, पॉवर्टी बढ़ रही है कि घट रही है, ये हमको पढ़ना है ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी में. देन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्यों है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी हमको स्टडी करना है. और लास्ट में हम स्टडी करेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी की प्रॉब्लम को हमारे कंट्री से दूर करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट हु आर द पुअर पीपल. यदि आपसे कोई पूछता है कि पुअर लोग कौन हैं, गरीब लोग कौन हैं, कैसे आप पता करेंगे कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में एबल नहीं है, एनी पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट पर्सन इज सेड टू बी द पुअर पर्सन. बेसिक नीड्स क्या होती हैं इन इकोनॉमिक्स? मेनली देर आर 5 बेसिक नीड्स विच शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. ये 5 बेसिक नीड्स कौन कौन सी है? पहली है हाउस, रहने के लिए सबको घर होना चाहिए. दूसरा है क्लॉथ, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए जिससे न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी का हो सके. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए. ये 5 बेसिक नीड्स जिस भी व्यक्ति को अवेलेबल है वो नॉन पुअर है, और जिसको अवेलेबल नहीं है वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? पुअर. फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन दिया गया है, दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनफ इनकम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. यहाँ एनफ इनकम का मतलब क्या है? ये जितने भी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ मैंने डिस्कस करी, आपको चाहे हाउस हो, चाहे क्लॉथ, न्यूट्रिशियस फूड या हेल्थ या एजुकेशन, दीज आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये फ्री में नहीं मिलता है. इन सब को हमको क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है. तो खरीदने के लिए हमको क्या खर्च करना पड़ेगा? मनी. मनी चाहिए. तो मनी कहाँ से आएगी? इनकम से. जब हम मनी अर्न करेंगे, जो अर्न करते हैं मनी, उसे इनकम बोलते हैं. तो यदि किसी के पास इतना इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए तो वो पुअर बोलेंगे. एंड इफ अ पर्सन इज गेटिंग सफिशिएंट इनकम टू फुलफिल ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट पर्सन इज सेड टू बी नॉन पुअर. इज दिस क्लियर? हु आर द पुअर पीपल. अब नेक्स्ट थिंग, पॉवर्टी. ये पॉवर्टी क्या होती है? समटाइम्स स्टूडेंट्स think that many students or some students think that the poor and poverty, these two are the same things. पुअर और पॉवर्टी को एक ही चीज़ मान लेते हैं, दोनों अलग अलग है. पुअर एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, दैट इंडिविजुअल विल बी नोन एज पुअर इंडिविजुअल. और उस पुअर इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? दैट पुअर इंडिविजुअल इज अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. दिस प्रॉब्लम इज नोन एज पॉवर्टी. ओके, तो पुअर, what is poor? A person who is not able to fulfill the basic need of life. तो poor indicate करता है towards a people, towards a person who is unable to fulfill the basic need of life. And poverty indicate करती है उस poor individual की प्रॉब्लम को जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है. तो बोल सकते हैं कि poverty is a problem in which a section of सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन है या कुछ लोग ऐसे हैं who are unable to fulfill the basic need of life. That is known as poverty. Poverty is that problem. Is this clear? Next, how to identify the poor people. पुअर पीपल को कैसे हम पता करें कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, और हाउ टू मेजर द पॉवर्टी. पॉवर्टी का मेजरमेंट मतलब कितने लोग पुअर हैं कैसे पता करें. जैसे हमारे कंट्री में 38 करोड़ लोग पुअर हैं, या 20 करोड़ लोग पुअर हैं, या किसी दूसरे कंट्री में 500 पीपल पुअर हैं, या 600 पीपल पुअर हैं. एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर पुअर, ये कैसे पता करें? इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी.
इज दिस क्लियर? तो पुअर लोगों का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो या कैसे पता करें कि कोई पुअर है कि नहीं है? इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है? एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन इज़ अ टूल और इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द पुअर पीपल और टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल. अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि पुअर लोगों को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इफ देर आर सम पुअर पीपल इन आर कंट्री, लेट्स से सपोज एक कंट्री में कुछ पुअर पीपल हैं, कुछ गरीब लोग हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और टू ब्रिंग दीज पर्सन आउट ऑफ पॉवर्टी. यदि कुछ लोग पुअर हैं तो इनको पॉवर्टी से बाहर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है. तो गवर्नमेंट इनको पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए क्या करेगी? पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट कंट्री में इम्प्लीमेंट करेगी. तो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम किस एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ओनली इन दैट एरिया ऑफ कंट्री और ओनली इन दैट रीजन ऑफ कंट्री where there is a problem of poverty. So without identification of the poor people, it is not possible for a government to implement the poverty eradication programs efficiently. For example, सपोज बिहार में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, बिहार स्टेट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही नहीं है कि पॉवर्टी किस स्टेट्स में है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि गलती से पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स गुजरात में इम्प्लीमेंट कर देती है वेयर देयर इज़ नो पॉवर्टी, तो ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा. दैट विल गॉन ऑल इन वेन. वो पूरी तरह से व्यर्थ चला जाएगा. वो उस अमाउंट ऑफ वो पॉलिसी और प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होगा. क्योंकि पुअर पीपल कहाँ रहते हैं? बिहार में. पॉलिसी कहाँ इम्प्लीमेंट हो गई? गुजरात में. वाई? बिकॉज बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट आइडेंटिफाई द पुअर पीपल. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी भी गवर्नमेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द पुअर पीपल, टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल, टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर पुअर पीपल आर रिजाइडिंग. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पुअर लोग हैं या कितने पुअर लोग हैं ये भी पता होना चाहिए. तभी यदि इफ लेस नंबर ऑफ पीपल facing the problem of poverty, then less number of poverty eradication programs will be implemented. If more people are facing the problem of poverty, then more policies and programs for poverty eradication will require to be implemented. तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से लोग पुअर हैं और कितने लोग पुअर हैं. पॉवर्टी का मेजरमेंट ज़रूरी है. क्यों? सो दैट पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. इज दिस क्लियर? पॉवर्टी लाइन क्यों ज़रूरी है? पॉवर्टी का मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? पॉवर्टी का मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है सो दैट पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है जिसके द्वारा पुअर इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है? पॉवर्टी लाइन देखिए, आप डेफिनेशन दी देखिए, पॉवर्टी लाइन इज़ अ क्राइटेरियन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन एज पुअर एंड नॉन पुअर. किसी भी कंट्री में एक नॉर्म फिट कर दिया जाता है, एक नॉर्म सेट किया जाता है, एक नॉर्म को एस्टिमेट किया जाता है, और जितने लोग उस नॉर्म को फुलफ़िल कर रहे हैं वो नॉन पुअर माने जाते हैं, वो गरीब नहीं माने जाते. और जो उस नॉर्म को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं उनको पुअर माना जाता है. ये नॉर्म क्या होता है इसको समझिए. सपोज आई एम गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाई एनी अदर एजेंसी टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल और टू फाइंड आउट level of poverty in India, means to find out that how many people in India are poor. सपोज मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये पता लगाए कि इंडिया में कितने पुअर लोग हैं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. जो अपनी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इनको पता लगा के इनकी नंबर काउंट करना होगा कि कितने लोग हैं. तो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या है? हाउस, क्लॉथ, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन. तो ये मैं कैसे कर पाऊँगा? सबसे पहले क्या करूँगा? फर्स्टली आई विल एस्टिमेट दैट मिनिमम हाउ मेनी रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू गेट दीज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. ये जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, सिंस दीज आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ वाई पीपल विल हैव टू स्पेंड मनी टू गेट दीज. तो ये बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो फुलफ़िल कर पाते हैं वो नॉन पुअर है, जो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं वो
पुअर है, तो मुझे यही पता करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं, एक कितने लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे मैं पता लगाऊंगा? आई विल एस्टिमेट दैट सम हाउ exactly minimum how many rupees are required to get all these basic needs of life। मतलब हाउस, क्लॉथ, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ और एजुकेशन पाने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। और सपोज मैंने ये एस्टिमेट करा कि ₹100 का एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है पर डे। पर डे ₹100 का एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है टू गेट ऑल दिस बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर, ये बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है वो कितना है पर डे? ₹100। मीन्स ऑल दोज हु आर spending ₹100 or more than ₹100 per day, they are able to fulfill the basic needs of life. And those who are not able to spend the minimum amount of money, that is ₹100, they are not able to fulfill the basic needs of life. तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पूछूंगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग। ऑब्वियसली जो लोग ₹100 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ₹100 से ऊपर हैं, वो क्या हो जाएंगे? नॉन पुअर। ये हो गए नॉन पुअर। और जो ₹100 से कम खर्च कर रहे हैं, ये क्या हो गए? पुअर पीपल। इनको क्या बोला जाएगा? पुअर पीपल। तो इस तरह से ₹100 किस रूप में काम करेगा? एक नॉर्म के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में? नॉर्म। यही नॉर्म क्या कर रहा है? पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस पार्ट? कौन कौन से पार्ट में? एज नॉन पुअर एंड पुअर। 2 कैटेगरीज में या 2 पार्ट्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा है। तो ₹100 क्या हो जाएगा? एक क्राइटेरियन हो जाएगा। ये क्राइटेरियन पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी सरफेस को या किसी भी स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे एक सर्कल मैंने बनाया, इसमें एक लाइन मैंने खींच दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो ₹100 का नॉर्म मैंने बनाया, दिस नॉर्म इज डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इस नॉर्म को हम क्या बोलेंगे? लाइन। और पॉवर्टी लाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इट इज़ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इस नॉर्म को बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन इज अ काइंड ऑफ क्राइटेरियन, काइंड ऑफ नॉर्म विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन एज पुअर एंड नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन को क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करती है? फाइंड आउट कर लेती है कि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। जैसे किसी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि सपोज ₹200 रिक्वायर्ड है, क्या? टू गेट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ पर डे मिनिमम ₹200 रिक्वायर्ड है। तो जो लोग ₹200 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉन पुअर। और जो 200 से कम खर्च कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? पुअर। तो इस तरह से ₹200 किस फॉर्म में काम करेगा? एक क्राइटेरियन बन गया, एक नॉर्म बन गया। ये नॉर्म किस तरह से काम कर रहा है? ये कंट्री की पॉपुलेशन को एज अ पुअर एंड नॉन पुअर डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने, किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी किस में होती है? लाइन में होती है, इसीलिए इसको लाइन नाम दे दिया गया। और किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा है? पॉवर्टी के बेसिस पे, तो पॉवर्टी लाइन। तो कोई भी ऐसा नॉर्म जो कंट्री को पुअर एंड नॉन पुअर की कैटेगरी में डिवाइड करे, उस नॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब हम ये देखें कि इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन कौन करता है। तो इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ नाउ नोन एज नीति आयोग। मीन्स इट वाज सेट अप ऑन 15 मार्च 1950 में आपको बताया था इन चैप्टर 2। एंड लेटर ऑन इन 2015 इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नाउ इट इज़ नोन एज नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन एट प्रेजेंट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। इन प्लेस ऑफ Planning Commission, Government of India has set up another organization that is known as नीति आयोग। तो हमारी कंट्री में जो भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन का काम होता है, पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अभी कौन करता है? नीति आयोग। तो कोई भी यदि आपसे पूछता है कि हु एस्टिमेट्स द पॉवर्टी इन इंडिया, तो पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड बाय प्लानिंग कमीशन विच इज़ नाउ नोन एज नीति आयोग। अब नीति आयोग डायरेक्टली पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं करता है। फॉर दिस पर्पज नीति आयोग क्या करता है? एक कमेटी बनाता है। जब भी पॉवर्टी एस्टिमेट कराना होता है तो नीति आयोग एक कमेटी बनाता है। कमेटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, कुछ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट्स को सेलेक्ट करता है। कौन? प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। और इस कमेटी को या ग्रुप ऑफ फ्यू सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट को टास्क फोर्स बोलते हैं। पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए जो कमेटी बनती है उसको टास्क फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको एक टास्क दिया जाता है पॉवर्टी एस्टिमेशन का। और
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. सिंस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन विच इज़ known as नीति आयोग, and this group of some selected individuals is given a particular task of poverty estimation. That is why it is known as टास्क फोर्स और कमेटी. तो टाइम टू टाइम जब भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन को जरूर कराना होता है तो प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स सेटअप करता है. ये टास्क फोर्स एक कमेटी की तरह काम करता है, एक कमेटी होता है ये. तो पॉवर्टी का एस्टिमेशन इस टास्क फोर्स को करना होता है. तो पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना होता है मतलब ये फाइंड आउट करना होता है कि कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग हमारी कंट्री में नॉन पुअर हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन या मेजरमेंट करना होता है तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है, पॉवर्टी लाइन. तो मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है. तो जब भी इनको टास्क फोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है और उसको पॉवर्टी के एस्टिमेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो सबसे पहले वो क्या डिफाइन करते हैं, पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं. और उसके बाद पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. हमारे कंट्री में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और CSO विच कलेक्ट वेरियस काइंड ऑफ डेटा. मतलब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा है डेटा कलेक्ट करने के लिए, किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेटा. तो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कौन करता है, NSSO. कौन कराता है, टास्क फोर्स. टास्क फोर्स को कौन सेटअप करता है, प्लानिंग कमीशन. क्यों, सो दैट पॉवर्टी कैन बी एस्टिमेटेड. तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए डेटा कलेक्ट करता है NSSO. डेटा किस बेसिस पे करता है कलेक्ट पॉवर्टी का डेटा NSSO, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन. भाई डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा ना कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है. तो पता लगाने के लिए पॉवर्टी के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है उसे पॉवर्टी लाइन. तो पॉवर्टी लाइन को कौन डिफाइन करता है, टास्क फोर्स. अभी तक कितने टास्क फोर्स हमारे कंट्री में बनाए गए हैं पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए. पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए पहला टास्क फोर्स बनाया गया था 1962 में, जिसको बोला गया प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962. 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने. इसको बोला गया प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962. ये पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था. तो इसने पॉवर्टी लाइन क्या डिफ़ाइन करा, इसने पॉवर्टी लाइन जो डिफ़ाइन करा था वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग अलग था. रूरल एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए इन्होंने करा था एनुअल इनकम ऑफ ₹20 पर पर्सन. और अर्बन एरियाज़ के लिए पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रहा था एनुअल इनकम ऑफ ₹25 पर पर्सन. मतलब इनका ये कहना था कि रूरल एरियाज़ में ऑल दोज इंडिविजुअल हु आर अर्निंग एनुअली मोर देन ₹20, दीज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी वेयर नॉन पुअर. ये क्या थे, नॉन पुअर. मतलब इनका ये मानना था कि ऑल दोज हु वेयर अर्निंग more than ₹20 in rural areas annually were able to fulfill the basic needs of life. मतलब बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ पूरा करने के लिए एक साल में कितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना ज़रूरी था इस टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग, इन रूरल एरियाज ₹20. और जिनकी इनकम एनुअल इनकम ₹20 से कम थी वो क्या थे, पुअर थे. ऐसे अर्बन एरियाज़ में जिनकी इनकम ₹25 से कम थी वो पुअर, और जिनकी इनकम ₹25 से ज़्यादा थी वो क्या थे, नॉन पुअर. तो इसने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल मिनिमम इनकम. एनुअल मिनिमम इनकम कितना डिफाइन करा, रूरल एरियाज़ के लिए 20, अर्बन एरियाज़ के लिए 25. नेक्स्ट, टास्क फोर्स वाज सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1971. और इस टास्क फोर्स के हेड थे दो इकोनॉमिस्ट को लीड करना था. इस टास्क फोर्स को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो इकोनॉमिस्ट को एक साथ दी गई, VM दांडेकर और NR रथ. इसीलिए 1971 के टास्क फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दांडेकर एंड रथ कमेटी. इसको शॉर्ट में बोला जाता है दांडेकर और रथ कमेटी. दांडेकर और रथ कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए इनकम का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, जैसा कि प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962 ने यूज़ करा था. ₹25 अर्बन एरियाज़ के लिए और ₹20 रूरल एरियाज़ के एनुअल इनकम. इन्होंने यूज़ करा मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड. मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड मतलब इन लोगों ने ये एस्टिमेट करा कि एग्जैक्टली हाउ मच न्यूट्रिशन वाज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन पर डे फॉर प्रॉपर ग्रोथ. इन लोगों ने ये एस्टिमेट करा कि ऑल दोज हु वेर गेटिंग द न्यूट्रिशन ऑफ 2250 मतलब 2250 कैलोरीज पर डे, दोज वेयर नॉन पुअर.
इन लोगों ने बताया कि ऑल दोज हु आर गेटिंग द न्यूट्रिशियस फूड ऑफ और दैट मच फूड विच वॉज able to provide the nutrition of at least 2250 कैलोरी, दीज वे आर नॉन पुअर। और जिनको इतनी कैलोरी का फूड नहीं मिलता था वो क्या थे, पुअर। मतलब इन लोगों ने पॉवर्टी लाइन को किस बेसिस पे डिफाइन करा, कैलोरी के बेसिस पे। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम फूड लेते हैं, जब न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो जो हमको एनर्जी मिलती है, जो काम करने की क्षमता, जो हमारे अंदर ताकत आती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। और उस एनर्जी को हम मेज़रमेंट किस में करते हैं, कैलोरी के फॉर्म में मेज़रमेंट करते हैं। तो इनका ये मानना था कि ऑल दोज who were getting at least 2250 calories per day, they were able to grow their body properly। वो अपनी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ कर पाने में सक्षम थे, उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सकती थी। किसकी, जिनको पर डे कैलोरी कितना मिलता था, कम से कम 2250 कैलोरी जिनको मिलता था। तो जिनको 2250 कैलोरी से ज़्यादा मिलता था उसको इन्होंने क्या माना, नॉन पुअर। जिनको इससे कम मिलता था उसको माना पुअर। तो 2250 कैलोरी को बोला गया मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। मतलब मिनिमम कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, 2250 कैलोरी। जिनको इतना न्यूट्रिशन या इससे ज़्यादा मिलता था, मतलब जो लोग इतना फूड आइटम मिलता था, इतने न्यूट्रिशन का फूड आइटम मिलता था कि उनको 2250 कैलोरी से ज़्यादा मिलता था, वो नॉन पुअर थे। और जिनको इससे कम मिलता था वो लोग पुअर थे। ओके, तो कोई पूछता है आपसे कि दांडेकर और रथ कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को किस बेसिस पे डिफाइन करा, इनकम के बेसिस पे, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, या मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, तो मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद 1979 में अनदर कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाई के अलग। इसीलिए इस टास्क फोर्स का नाम रखा गया अलग कमेटी या वाई के अलग कमेटी 1979 में। क्या एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी लाइन, तो पहले इसने क्या डिफाइन करा होगा, क्या एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी, तो सबसे पहले इसने क्या डिफाइन करा होगा, पॉवर्टी लाइन। तो अब ये क्वेश्चन है कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन करा। जैसे दांडेकर और रथ ने मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा था, ठीक वैसे ही अलग कमेटी ने भी मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा। लेकिन इसमें स्लाइड चेंज कर दिया, इन्होंने रूरल एरियाज़ के लिए अलग न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड सेट किया और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। अर्बन एरियाज़ के लिए इन्होंने न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बताया 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और रूरल एरियाज़ के लिए बताया 2400 कैलोरीज। मतलब ये कहना था इनका कि रूरल एरियाज़ में ऑल दोज हु आर गेटिंग एटलीस्ट 2400 कैलोरीज फ्रॉम दियर फूड आइटम्स। मतलब रूरल एरियाज़ में ऐसे सभी लोग जिनको कि इतना खाना मिलता था या इतना फूड आइटम या इतने न्यूट्रिशन का फूड आइटम मिलता था कि उनको कम से कम कितना उस खाने से एनर्जी मिले, 2400 कैलोरी, दीज वे आर नॉन पुअर। और जिनको 2400 कैलोरीज का फूड आइटम नहीं मिलता था उनको इन्होंने कंसिडर करा पुअर में। अर्बन एरियाज़ के लिए इन्होंने न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, जो मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड था वो कितने का सेट करा, 2100 कैलोरीज। मतलब अर्बन एरियाज़ में कम से कम कितने का न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड लोगों को मिलना चाहिए, 2100 कैलोरीज। जिनको 2100 कैलोरी से कम मिलता था वो पुअर, जिनको 2100 कैलोरी से ज़्यादा मिलता था वो क्या माने जाते थे, नॉन पुअर। ओके, दिस इज़ ये जो वाई के अलग कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप 1962 ने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा उसको चेंज कर दिया दांडेकर और रथ कमेटी ने। और दांडेकर रथ कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा उसको चेंज कर दिया वाई के अलग ने। लेकिन वाई के अलग ने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा था 1979 में, इट इज़ कंटिन्यूड इवन एट प्रेजेंट इन आर कंट्री। इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है। ये कैलोरी वाला जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने डिफाइन करा था 2400 कैलोरीज फॉर रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन एरियाज़, ये अभी भी हमारे कंट्री में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा या अलग कमेटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आगे हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन लोगों ने जो पॉवर्टी लाइन डिफ़ाइन करा था इस पॉवर्टी लाइन को चेंज कर दिया गया। या आज के डेट में ये पॉवर्टी लाइन हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या पॉवर्टी लाइन हमारे कंट्री में यूज़ नहीं करी जाती है। लेकिन अलग वाली पॉवर्टी लाइन
अभी भी यूज़ की जाती है। 1993 में लकड़ावाला कमेटी, डी लकड़ावाला कमेटी बनाई गई, एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया, डी लकड़ावाला, उस टाइम के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कोई अलग से पॉवर्टी लाइन नहीं बनाया, इन्होंने वाई के अलग वाली पॉवर्टी लाइन 2400 कैलोरी फॉर रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरियाज़, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लकड़ावाला ने कोई नई पॉवर्टी लाइन डिफाइन नहीं करी। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी 2005 में सेट करी गई पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, और तेंदुलकर कमेटी ने भी अलग कमेटी की तरह अर्बन एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाई, अर्बन एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए। लेकिन ये पॉवर्टी लाइन जो इन्होंने बनाया उसमें वाई के अलग की पॉवर्टी लाइन को यूज़ करा, लेकिन इसमें स्लाइड चेंज कर दिया। वाई के अलग ने बताया था कि रूरल एरियाज़ में मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरीज पर डे। मतलब जिन लोगों को 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ में मिल रहा था वो सारे नॉन पुअर थे, और जिनको इससे कम मिल रहा था वो पुअर थे। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में मिनिमम कैलोरी कितना मिलना था अकॉर्डिंग टू अलग कमेटी इन अर्बन एरियाज टू बी नॉन पुअर 2100 कैलोरीज। अब एस तेंदुलकर ने क्या करा, एस तेंदुलकर ने ये एस्टिमेट कर दिया कि रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज पाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने कैलोरी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इन्होंने क्या एस्टिमेट करा कि इन रूरल एरियाज हाउ मेनी रुपीज़ वे आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट टू गेट दैट मच फूड आइटम विच वुड बी एबल टू प्रोवाइड हाउ मच कैलोरी, 2400 कैलोरीज। इन्होंने ये एस्टिमेट करा कि रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज पाने के लिए जो खाना खाना पड़ेगा, उस खाने को ख़रीदने पे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इन्होंने एस्टिमेट किया इसके लिए 27 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। और फिर इन्होंने ये एस्टिमेट किया रहा इन अर्बन एरियाज़ टू गेट द फूड विच वुड बी एबल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ 2100 कैलोरीज, हाउ मेनी रुपीज़ वुड रिक्वायर टू बी स्पेंड। और इन्होंने ये एस्टिमेट करा कि इसके लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 33 रुपीज़। तो 27 रुपीज़ क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर। किस पे एक्सपेंडिचर, फूड आइटम्स पे। किस तरह के फूड आइटम्स पे, जिस पे मिनिमम कितना कैलोरी मिले, 2400 कैलोरी। तो मिनिमम एक्सपेंडिचर ये हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो रूरल एरियाज़ में मिनिमम एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स पे कितना होना चाहिए, 27 रुपीज़ टू गेट द मिनिमम कैलोरी ऑफ हाउ मच, 2400। ऐसे इन्होंने एस्टिमेट करा इन अर्बन एरियाज़ minimum how many rupees were required to be spent on food items to get the minimum calorie of 2100, that amount of money was 33। मतलब इन्होंने ये पता लगाया कि अर्बन एरियाज़ में, ये एस्टिमेट करा कि अर्बन एरियाज़ में मिनिमम कैलोरी 2100 पाने के लिए मिनिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 33। तो इसको इन्होंने बोला मिनिमम एक्सपेंडिचर, और इसको बोला 27 रुपीज़ का मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने ये एस्टिमेट करा पॉवर्टी लाइन कि इन अर्बन एरियाज़ ऑल दोज हु आर स्पेंडिंग फॉर कंजम्पशन, खाने पे मिनिमम कितना, 33। तो इसको बोला मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, और इसको बोला गया मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। 27 रुपीज़ क्या था, मिनिमम एक्सपेंडिचर। किस पे, कंजम्पशन पे। किस तरह के कंजम्पशन पे, ताकि मिले एनर्जी कितने की, 2400 कैलोरीज। तो 27 रुपीज़ को उन्होंने बताया मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ के मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 33 रुपीज़। तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अर्बन एरियाज़ के लिए क्या था, दैट अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड टू गेट द कैलोरी ऑफ 2100 रुपीज़ इन रूरल एरियाज़, minimum amount of money required to be spent on consumption to get the at least nutritious food of 2400 कैलोरीज। ये कितना था, 27 रुपीज़। अर्बन एरियाज़ के लिए 33 रुपीज़। और इसके बेसिस पे इन्होंने पॉवर्टी का डेटा एस्टिमेट करा। लेटेस्ट डेटा जो पॉवर्टी का हमारे कंट्री में एस्टिमेट हुआ था वो 2011-12 के बाद कोई भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं हुआ है। तो 2011-12 में जो लेटेस्ट डेटा पॉवर्टी का एस्टिमेट करा वो एस तेंदुलकर कमेटी ने एस्टिमेट करा। किस पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 27 रुपीज़ फॉर रूरल एरियाज़ एंड मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ
33 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज़। मतलब अर्बन एरियाज़ में वो सारे लोग जो 33 से ज़्यादा खर्च करते हैं कंजम्पशन पे पर डे, नॉन पुअर जो 33 से कम खर्च करते हैं वो पुअर। अर्बन एरियाज़ सॉरी रूरल एरियाज़ में 27 से ज़्यादा खर्च करते हैं वो पुअर, ज़्यादा 27 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करते हैं और नॉन पुअर जो 27 रुपीज़ से कम खर्च करते हैं पर डे, दीज आर पुअर। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो 2100 कैलोरीज का मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड है, इसको पाने के लिए 33 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है, और रूरल एरियाज़ में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ज़्यादा है, मिनिमम 2400, और उसको पाने के लिए 27 रुपीज़ ही खर्च करना पड़ रहा है। मोर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड पाने के लिए मोर अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना चाहिए, तो कम क्यों खर्च करना पड़ता है? क्योंकि ये रूरल एरियाज़ में प्राइस लेवल क्या होता है, कम होता है। रूरल एरियाज़ में जो न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फूड आइटम्स, चूँकि गांव में ही इनको ग्रो करा जाता है इसलिए गांव में सस्ते होते हैं। दैट इज़ वाई even to get more food or more nutritious food, less amount of money was required to be spent according to एस तेंदुलकर। अर्बन एरियाज़ में कम न्यूट्रिशन 2100 कैलोरी का न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड फिक्स किया गया हमारे कंट्री में पाने के लिए टू बी नॉन पुअर, लेकिन ये कम होने के बावजूद भी इसको पाने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना पड़ता है। क्यों? एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ द प्राइस लेवल्स ऑफ वेरियस food items in urban areas are higher as compared to rural areas। उसके बाद 2014 में सी रंगराजन कमेटी सेटअप करी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको अब नीति आयोग बोला जाता है, अगेन टू एस्टिमेट द पावर्टी। तो सी रंगराजन कमेटी ने अभी पावर्टी का एस्टिमेशन तो नहीं करा, लेकिन पावर्टी लाइन उन्होंने डिफाइन कर दिया है। जो रूरल एरियाज़ के लिए एस तेंदुलकर ने 27 रुपीज़ का मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिक्स किया था, इन्होंने उसको चेंज करके कर दिया है 32, और अर्बन एरियाज़ के लिए जो 33 रुपीज़ का मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ा के 47 रुपीज़ कर दिया है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू टाइम द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड, प्राइस लेवल में इंक्रीज हो गया है टाइम टू टाइम। एज टाइम पासिस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, वी नो दैट। तो वो प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, इसीलिए 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ में परचेज़ करने के लिए या पाने के लिए पहले अकॉर्डिंग टू एस तेंदुलकर कमेटी कितना खर्च करना पड़ता था 27, लेकिन अब इसकी कॉस्ट बढ़ के हो गई 32, और पहले 2100 कैलोरीज पाने के लिए रूरल एरियाज़ में 33 खर्च करना पड़ता था, लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ के अब कितनी होगी 47। इज इज़ क्लियर? अब हम 3 पावर्टी लाइंस, 2 तरह की पावर्टी लाइंस अभी तक हम लोगों ने जो पूरा डिस्कशन करा, इसमें 2 तरह की पावर्टी लाइन हमारे कंट्री में आज तक बनाई गई हैं। एक पावर्टी लाइन जो डिफ़ाइन करा था रथ दांडेकर ने और अलग ने, और उसको फॉलो करा लकड़ावाला कमेटी ने, ये था ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। और उसके बाद पावर्टी लाइंस उसके बाद जो डिफ़ाइन करी गई एस तेंदुलकर और सी रंगराजन ने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तो 2 तरह की पावर्टी लाइंस हमारे कंट्री में अभी तक यूज़ करी गई हैं, पावर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी एंड पावर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक और पावर्टी लाइन हमारे कंट्री के एक महान इकोनॉमिस्ट जिनका नाम आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारे कंट्री के जो बहुत सारे ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट्स हुए हैं, लीग ऑफ ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनमें से एक है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने उस टाइम पे कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ का, और इंडिया का नेशनल इनकम भी एस्टिमेट करा था। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन। इन्होंने पावर्टी लाइन में डिफाइन करा था, इंडिया में पावर्टी का एस्टिमेशन किया था, इसके लिए एक पावर्टी लाइन डिफाइन करा था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने पावर्टी लाइन को किस बेसिस पे डिफाइन करा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि पावर्टी लाइन हमारे कंट्री में जो डिफ़ाइन करी गई, जो प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962 था, इसने किसके बेसिस पे करा था, एनुअल मिनिमम इनकम। एनुअल मिनिमम इनकम इन्होंने रूरल एरियाज़ के लिए 20 और अर्बन एरियाज़ के लिए 25। उसके बाद दांडेकर और रथ ने न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिफ़ाइन करा 2250 कैलोरी। उसके बाद अलग ने 2400 अर्बन एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ के लिए, और 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज़ के लिए, मतलब कैलोरी के बेसिस पे
दांडेकर, रथ ने, अलग ने, लकड़ावाला ने और एस तेंदुलकर और सी रंगराजन ने पॉवर्टी हमारे कंट्री में जो डिफाइन करा है पॉवर्टी लाइन, वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तो इस तरह से कोई यदि आपसे पूछे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, what criteria have been used in our country by the different economists by different task force to define the poverty line, तो ये यूज़ करे गए हैं। मिनिमम एनुअल इनकम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। उसके बाद जिसे 1962 की वर्किंग ग्रुप ने करा। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो टास्क फोर्स थे, इन लोगों ने यूज़ करा मिनिमम कैलोरी क्राइटेरियन यूज़ करा। और उसके बाद लेटेस्ट 2 जो इकोनॉमिस्ट हमारे कंट्री में या जो वर्किंग ग्रुप सेट करे गए हैं, इन्होंने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट यूज़ करा। इन सब से अलग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करा था पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए, और उसको दादा भाई नौरोजी ने, और उसको बोला था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। दादा भाई नौरोजी का ये मानना था, या आप भी ये मानेंगे कि जैसे बेसिक नीड्स हमारी है, वैसे ही जो प्रिजनर्स होते हैं जेल में रहते हैं, उनको भी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करी जाती हैं। उनको भी रहने के लिए रूम दिया जाता है, मतलब हाउस दिया जाता है। पहनने के लिए कपड़ा मतलब क्लॉथ भी दिया जाता है, और उनको फूड आइटम्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं, और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाती है, और उनको एजुकेशन भी दिया जाता है। मतलब जैसे हमको बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ अवेलेबल कराई जाती है, वैसे ही बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ प्रोवाइडेड टू द प्रिजनर्स ऑल्सो, जो जेल में रहते हैं उनको भी प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन जो जेल में जो लोग रहते हैं, उनको उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड नहीं करी जाती है। जो लोग जेल में रहते हैं, उनको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बेसिक नीड्स, मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हाउस, मतलब रहने के लिए छोटा सा जगह दिया जाता है, पहनने के लिए 1 या 2 सेट क्लॉथ दिया जाता है, खाने के लिए मिनिमम फूड आइटम्स प्रोवाइड करा जाता है, और मिनिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और मिनिमम एजुकेशन, सो दैट दे कैन लर्न हाउ टू रीड और राइट। रीडिंग और राइटिंग उनको जो इलिटरेट होते हैं उनको सिखा दिया जाता है। मिनिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत कपड़ा और रहने के लिए जगह दे दी जाती है। तो इनके रहने पे जो खर्चा होता है, इनको रखने पे जेल में, या इनको जो बेसिक नीड्स मतलब हाउस, क्लॉथ और न्यूट्रिशियस फूड और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन प्रोवाइड करने पे जो भी पैसा खर्च होता है, उसे बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब जेल में रहने की कॉस्ट, गवर्नमेंट जो भी इनके ऊपर खर्च करती है, उसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिजनर्स टू प्रोवाइड देम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने पे जो इनके ऊपर खर्चा करा जाता है, वो क्या होता है? मिनिमम एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? मिनिमम एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोला। तो पॉवर्टी लाइन जब भी हम डिफाइन करते हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। सपोज हमको पॉवर्टी, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज हमको पॉवर्टी एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम हाउ मेनी रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बेसिक नीड्स, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और सपोज 100 रुपीज़ है बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफ़िल करने की मिनिमम कॉस्ट, तो जो लोग 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं पर डे या उससे ज़्यादा, वो नॉन पुअर हो जाएंगे, जो उससे कम वो पुअर हो जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने क्या करा कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को उन्होंने ये कहा कि इट इज़ द, सो दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिसाइड किया यूज़ करने के लिए पॉवर्टी लाइन। मतलब उनका ये मानना था कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब प्रिजनर्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है, सोसाइटी में जितने लोग इससे ज़्यादा या इसके बराबर स्पेंड करते हैं, दीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, और जो लोग इससे कम खर्च करते हैं वो उनको माना जाएगा पुअर। इस तरह से पॉवर्टी लाइन उन्होंने डिफाइन करने का डिसाइड करा। इट डिसाइडेड टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम jail cost of living was the amount of money spent on prisoners to provide them the basic needs of life like health, education, nutritious food, house and cloth, and the amount of money which was spent
on prisoners to provide the basic needs of life. That was the minimum amount. So in society, all those who were spending the amount of money which was spent on prisoners, more than that would be non-poor, and those who were spending less than this would be poor. But इसमें उन्होंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करा. इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट, इतना सीधा ये पॉवर्टी लाइन नहीं था, इतना बहुत कॉम्प्लेक्स ये पॉवर्टी लाइन है. केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको समझ में आ गया, इसी को पॉवर्टी लाइन के रूप में इस्तेमाल करने का इन्होंने सोचा. लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानना था कि इन जेल देयर आर ओनली एडल्ट्स. जेल में केवल एडल्ट्स रहते हैं, 18+ वाले रहते हैं. बट इन सोसाइटी देयर आर चिल्ड्रेन, मतलब माइनर टू 18 ईयर्स से कम एज वाले भी सोसाइटी में रहते हैं. और फिर उन्होंने ये एज्यूम करा कि जो सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन इज़ ऑफ चिल्ड्रेन. बच्चे कितने हैं सोसाइटी की टोटल पॉपुलेशन में? 1/3. और 2/3 पॉपुलेशन किसकी है? एडल्ट्स की. 2/3 पॉपुलेशन एडल्ट्स की, 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन की है. अब इन्होंने ये माना कि जो एडल्ट्स एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको उन्होंने फुल एक्सपेंडिचर माना. उसको क्या माना? फुल एक्सपेंडिचर. एडल्ट्स जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको फुल. सपोज एडल्ट्स एक्सपेंडिचर, उनका माना था कि सपोज एडल्ट्स 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो इसको फुल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. ठीक है. अब इनका ये कहना था कि जो चिल्ड्रेन है उनमें से हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन स्पेंड हाफ ऑफ एडल्ट्स. मतलब एडल्ट्स जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उसका आधा एक्सपेंडिचर, उसका हाफ एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन. मतलब चिल्ड्रेन टोटल पॉपुलेशन के कितने हैं? 1/3. ठीक है. 1/3 के हाफ चिल्ड्रेन मतलब 1/2. ये एडल्ट्स जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या उन्होंने माना? फुल एक्सपेंडिचर. एडल्ट्स के एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में उनका एक्सपेंडिचर क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. तो इसको क्या मान लिया? निल मान लिया. ठीक है. उसके बाद ये 1/3 कौन है? चिल्ड्रेन है. 1/3 चिल्ड्रेन में से आधे, मतलब 1/3 चिल्ड्रेन में से आधे चिल्ड्रेन. अब कितने बचे? 1/3 पॉपुलेशन जो है चिल्ड्रेन की, उसमें से आधे और बच गए, हाफ. ये स्पेंड करते हैं हाफ ऑफ फुल. मतलब एडल्ट्स का जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इनका ये मानना था, यही तो इन्होंने माना था कि सोसाइटी में 1/3 चिल्ड्रेन है और 2/3 क्या है? एडल्ट्स हैं. तो टोटल हो गया फुल 1. ठीक है. टोटल ये तो 1/3 जो चिल्ड्रेन है उसके आधे, मतलब 1/3 चिल्ड्रेन के आधे जो फुल एक्सपेंडिचर है जो एडल्ट्स करते हैं उसके कंपैरिजन में उनका एक्सपेंडिचर क्या होता है? निल होता है, ज़ीरो के बराबर होता है. यदि कंपैरिजन करें एकदम छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने पे जो एक्सपेंडिचर होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर बाय एडल्ट्स, ही कंसिडर्ड दैट एज नेग्लिजिबल. उसको निल माना. अब ये 1/3 पॉपुलेशन जो चिल्ड्रन की है टोटल पॉपुलेशन में, उसके आधे निल एक्सपेंडिचर करते हैं. और ये जो 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन की है उसके आधे जो है, जो बचे हुए आधे हैं, वो जो फुल एक्सपेंडिचर है एडल्ट्स का एक्सपेंडिचर उसका आधा करते हैं. और बची पॉपुलेशन कितनी? 2/3. ये एक्सपेंडिचर कितना करती है? फुल करती है. यहाँ तक समझ में आ गया. तो ये 1/3 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 1/6 इंटू निल मतलब 0. तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये क्या हो गया? 1/3 इंटू 1/2, तो 1/6 इंटू 1/2 1/12 ऑफ फुल. और ये हो गया 2/3 ऑफ फुल. अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. तो क्या आया था? 1/12 ऑफ फुल प्लस 2/3 ऑफ फुल. यही 1/6 ऑफ निल प्लस 1/6 ऑफ हाफ ऑफ फुल प्लस 2/3 ऑफ फुल. 1/6 किससे आया? 1/3 इंटू 1/2. और ये फुल का हाफ करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ मतलब यहाँ 1/2. तो यही 1/2 इंटू 1/6, ये क्या आ गया? 1/12 ऑफ फुल. अब इसमें से फुल को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा? 1/12 प्लस 2/3. और इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 8. तो ये क्या हो जाएगा?
9/12 फुल, 9/12 फुल किसके बराबर हो जाएगा? 9/12 फुल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 से दोनों डिविजिबल है तो 3/4 फुल, तो ये 3/4 फुल। तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन करा? 3/4 ऑफ फुल। और ये फुल कौन सी? फुल कॉस्ट, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब उनका ये मानना था कि सोसाइटी में जो एक्सपेंडिचर होता है, एवरेज एक्सपेंडिचर होता है, वो फुल एक्सपेंडिचर का क्या होता है? 3/4 होता है। क्यों फुल एक्सपेंडिचर का 3/4? क्योंकि सोसाइटी में 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन की होती है, जिनमें से आधे चिल्ड्रन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, और आधे चिल्ड्रन के ऊपर जो एडल्ट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसका आधा। और इस तरह से ये उन्होंने बनाया 1/6, मतलब 1/3 पॉपुलेशन का आधा, मतलब 1/6 नील करती है, 1/3 पॉपुलेशन का आधा हाफ करती है किसका? फुल का। तो ये क्या हो गया? 1/12 प्लस 2/3 पॉपुलेशन क्या करती है? फुल करती है। और इसको सिंप्लीफाई करा तो 3/4 फुल, मतलब फुल एक्सपेंडिचर का 3/4। मतलब यदि सोसाइटी में जो एडल्ट्स हैं वो 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करते हैं तो पॉवर्टी लाइन इसका 3/4 होगी। 3/4 का मतलब कितना हो गया? 75 रुपीज़, यही हो जाएगी पॉवर्टी लाइन। अब इसमें एक चेंज इन्होंने ये करा कि जो ओपन सोसाइटी, जेल के बाहर सोसाइटी के एडल्ट्स जो एवरेज एक्सपेंडिचर करते थे उसको फुल एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं लेके किसको लिया? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब उनका ये मानना था कि यदि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, मान लीजिए सपोज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग 40 रुपीज़ है, तो क्या हो जाएगा पॉवर्टी लाइन? 3/4 ऑफ 40, मतलब ये हो गया 10, कितना? 30। इस तरह से इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा। इसका फार्मूला था 1/6 नील प्लस 1/6 हाफ ऑफ फुल प्लस 2/3 फुल। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/4 फुल। तो पॉवर्टी लाइन पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी ने कैसे डिफाइन करा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में 2 तरह की पॉवर्टी लाइन मेनली डिफाइन करी गई। पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी नॉर्म। तो सबसे पहले दांडेकर और रत्न ने कैलोरी नाम पर डिफाइन करा था, लेकिन उसको आज के डेट में फॉलो नहीं करा जाता है। उसके बाद वाई के अलग कमेटी ने डिफाइन करा। अकॉर्डिंग टू वाई के अलग कमेटी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब वाई के अलग कमेटी इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डिज़ायरेबल न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। मतलब मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड क्या है? मिनिमम न्यूट्रिशन कितना मिलना चाहिए? 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में पर डे, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को पर डे कम से कम 2400 कैलोरी मिलना चाहिए। अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे मिलना चाहिए। जिनको 2400 कैलोरीज से ज़्यादा मिल रहा है वो नॉन पुअर, जिनको इनसे कम मिल रहा है वो पुअर। रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में जिनको 2400 कैलोरीज से ज़्यादा मिल रहा है वो नॉन पुअर, और जिनको इससे कम मिल रहा है वो क्या हो जाएंगे? पुअर। तो ये पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी नॉर्म। और उसके बाद जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था, उसके बाद पॉवर्टी लाइन को हमारे कंट्री में डिफाइन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी पॉवर्टी लाइन हमारे कंट्री में डिफाइन करा गया है। किसने किसने डिफाइन करा है? 2 इकोनॉमिस्ट ने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन हमारी कंट्री की डिफाइन करी है। एस तेंदुलकर ने 2005 में इनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने जो लेटेस्ट डेटा पॉवर्टी का हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में, दैट इज़ फॉर ईयर 2011-12, और इसे किसने हमारे कंट्री में एस्टिमेट करा था? एस तेंदुलकर ने। इसीलिए इनकी पॉवर्टी लाइन को हम आज पढ़ेंगे, या पढ़ना है आज की डेट में भी। अदरवाइज एस तेंदुलकर ने जो पॉवर्टी लाइन बनाया था उसको मॉडिफाई कर दिया फर्दर सी रंगराजन ने। लेकिन सी रंगराजन ने पॉवर्टी लाइन, नई वाली पॉवर्टी लाइन इन्होंने दिया है हमको, लेकिन अभी भी इसके बेसिस पे इन्होंने डेटा भी कलेक्ट नहीं करा है। डेटा इज़ येट टू बी कलेक्टेड रिगार्डिंग पॉवर्टी। लेकिन लेटेस्ट पॉवर्टी लाइन सी रंगराजन, लेटेस्ट डेटा पॉवर्टी एस तेंदुलकर, and all the poverty lines which have been in use in our country at present, the base of all these poverty lines are these two, 2400 calories per person per day and 2100 calories per person per day. तो एस तेंदुलकर की पॉवर्टी लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज इज द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे।
मिनिमम कंजम्पशन पे मिनिमम एक्सपेंडिचर जो लोग 27 रुपीज़ या इससे ज़्यादा कर रहे हैं वो नॉन पुअर है। और यदि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब मंथली मिनिमम पर डे एक्सपेंडिचर 27 है, लेकिन मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 816। 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अर्बन एरियाज़ के लिए मिनिमम ₹33 पर पर्सन पर डे, मतलब पर डे मिनिमम एक्सपेंडिचर फॉर पॉवर्टी लाइन इन रूरल अर्बन एरियाज इज़ 33, लेकिन मंथली एक्सपेंडिचर में यदि इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 1000। तो यदि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मिनिमम डेली एक्सपेंडिचर in rural areas according to S. Tendulkar 27, minimum daily expenditure for urban areas 33, minimum monthly expenditure for rural areas 816, minimum monthly expenditure for urban areas 1000। यदि मल्टीपल चॉइस में आता है तो 33 27 याद रखिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसके आसपास पहुँचे। जैसे इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 999, लेकिन इसको एडजस्ट करके इन्होंने क्या कर दिया, 1000 कर दिया। ऐसे ये भी 815 के आसपास आएगा, इसको 16 कर दिया। अब सी रंगराजन, जिनको बाद में अपॉइंट कराया गया 2014 में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, इन्होंने नई पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी है। मिनिमम डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, एंड फॉर अर्बन एरियाज 47 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। यदि मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन एरियाज़ का करेंगे तो ये हो जाएगा 1407 और रूरल एरियाज़ का 972। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन बाय एस तेंदुलकर, 27 रुपीज़ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज़, 33 रुपीज़ पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरियाज़। व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन, minimum consumption expenditure of 32 rupees per person per day for rural areas and 47 rupees per person per day for urban areas। यदि minimum monthly consumption expenditure according to S. Tendulkar for rural areas 816, for urban areas 1000 monthly according to C. Rangarajan 972, for rural areas 1407 rupees for urban areas। This is the poverty line. Of types of poverty, how many types of poverty are there? So there are two types of poverty. Poverty के दो concepts होते हैं। कौन कौन से poverty के concepts होते हैं? Absolute poverty and relative poverty. What is absolute poverty? Absolute poverty क्या बताता है? It refers to total number of people living below poverty line. Absolute poverty क्या बताता है कि exactly how many people are not able to fulfill the basic needs of life. Suppose in our country there are 21 crore people who are not able to fulfill the basic needs of life. तो ये 21 करोड़ people क्या माने जाएंगे? Absolutely poor people, और इसको बोलेंगे absolute poverty। तो absolute poverty ये बताता है कि टोटल कितने लोग हैं हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या जो पुअर हैं। इससे पता चलता है नंबर ऑफ पुअर पीपल, इससे पता चलता है नंबर ऑफ पुअर पीपल। ऑन द अदर हैंड जो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस में करते हैं? बिटवीन 2 or more than 2 कंट्रीज़, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, या बिटवीन 2 or more than 2 रीजन्स ऑफ सेम कंट्री। मतलब या तो 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, या एक ही कंट्री के 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ 2 कंट्रीज़ हम लेते हैं, इंडिया और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यदि कंपैरिजन करें इन दोनों कंट्रीज़ में, इंडिया और USA में, तो लिविंग स्टैंडर्ड किस कंट्री में ज़्यादा होगा? USA, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया हैज़ रिलेटिव पॉवर्टी, या एज़ कम्पेयर टू USA India is relatively poor. Why? Because living standard in India is very low. तो इस तरह से रिलेटिव पॉवर्टी में हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ या एक ही कंट्री के 2 या 2 से ज़्यादा एरियाज़ के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यदि इंडिया का एग्जाम्पल लें जो कि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं,
यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है बिकॉज मेनी पीपल इन आर कंट्री आर पुअर, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है, और एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज़ लो, सो इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी भी है। लेकिन यदि यूएसए का एग्जाम्पल लें तो यूएसए में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। यूएसए में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है बिकॉज इन यूएसए ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। कम से कम इतना पैसा सब लोग कमाते हैं कि अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर ही ले, इसीलिए वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है बिकॉज नो वन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, सभी लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं। ओके, लेकिन यूएसए का यदि कंपैरिजन इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री से करें, जैसे सपोज़ इसका हम कंपैरिजन करते हैं सपोज़ इंग्लैंड से इसका कंपैरिजन करें, तो यूएसए और इंग्लैंड दोनों जगह एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, यूएसए में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो यूएसए में लिविंग स्टैंडर्ड इंग्लैंड के कंपैरिजन में कम है, तो यूएसए में रिलेटिव पॉवर्टी है। तो यदि इंडिया से कंपैरिजन करें यूएसए का, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी नहीं है, रिलेटिव पॉवर्टी भी नहीं है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री ब्रिटेन से इसका या इंग्लैंड से कंपैरिजन करें, तो इंग्लैंड और यूएसए दोनों जगह रिलेटिव पॉवर्टी दोनों जगह एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। बट एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, सिंस लिविंग स्टैंडर्ड इन यूएसए इज़ लो, दैट इज़ वाई इन यूएसए देयर इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं होगी, रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। यदि किसी डेवलप्ड कंट्री का कंपैरिजन हम डेवलपिंग कंट्री से करेंगे तो वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी, लेकिन किसी डेवलप्ड कंट्री का कंपैरिजन उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री से करेंगे तो वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे यदि इंडिया से कंपैरिजन हम यूएसए का करें तो इंडिया में दोनों मिलेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी मिलेगा और रिलेटिव पॉवर्टी, बिकॉज लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए इज लेस, एज वेल एज इन आर कंट्री देयर इज मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो इंडिया में दोनों मिलेगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन यूएसए और इंडिया का यदि कंपैरिजन हम करते तो यूएसए में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नो और रिलेटिव पॉवर्टी भी नो। लेकिन यूएसए का कंपैरिजन यदि इससे भी डेवलप्ड कंट्री से हम किसी इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कोई है, जैसे हम नॉर्वे से करते हैं, नॉर्वे जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड यूएसए से भी ज़्यादा है, तो यूएसए में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं, नॉर्वे में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नो, बट यूएसए में देयर इज़ रिलेटिव पॉवर्टी बिकॉज लिविंग स्टैंडर्ड इज़ लोअर दैन नॉर्वे इन यूएसए। तो यदि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें इंडिया के जैसे, तो वहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है, रिलेटिव पॉवर्टी भी है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, रिलेटिव पॉवर्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस पर डिपेंड करता है कि किस कंट्री से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि किसी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री से उसका कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज़ नो रिलेटिव पॉवर्टी। बट इफ़ वी आर कंपेयरिंग अ डेवलप्ड कंट्री with another developed countries where level of economic development is higher, तो जिस डेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे कंट्री से कम होने के कारण रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। दूसरा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, पॉवर्टी लाइन, और देख लेंगे कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। रिलेटिव पॉवर्टी लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड हाई वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी नहीं, जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड लो वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। जैसे कि इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लिया, फिर यूएसए और ब्रिटेन का एग्जांपल लिया, इंग्लैंड का एग्जांपल लिया। It indicates the inability of a section of society to fulfill the basic needs of life. If there is absolute poverty, it means a section of society is unable to fulfill the basic needs of life. और रिलेटिव पॉवर्टी क्या बताता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कहीं पे इनकम ज़्यादा और कहीं पे इनकम कम होगी, तो जिनकी इनकम कम होगी वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, लो होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड लो होने के कारण वहाँ पे होगी रिलेटिव पॉवर्टी। तो लिविंग स्टैंडर्ड यदि कहीं कम है और ज़्यादा है तभी रिलेटिव पॉवर्टी होगी, और लिविंग स्टैंडर्ड बराबर नहीं होने का कारण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ नॉट इक्वल। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनकम। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्यों है, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ यदि
वो फुलफ़िल कर पाएँ तो नॉन पुअर बन जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनकी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। यदि इनकम बढ़ के इतनी हो जाएगी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इनकम बढ़ाने से नहीं। इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, किसी की इनकम ज़्यादा और किसी की इनकम कम, तो क्या करना है, जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्स लगा के और जो एक्स्ट्रा इनकम इनसे निकलती है वो किसको प्रोवाइड कर देना, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड लो है। तो इनकम इक्वालिटी आ जाएगी, और जब इनकम इक्वालिटी आ जाएगी तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड बराबर। किसी की इनकम कम ज़्यादा और किसी की इनकम कम, तो जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे कुछ इनकम टैक्स के फॉर्म में लेकर और उसको प्रोवाइड कर देना पुअर इंडिविजुअल्स को। दोनों की इनकम बराबर हो जाएगी। इनकम बराबर तो दोनों इंडिविजुअल्स का लिविंग स्टैंडर्ड बराबर, और इस तरह से रिलेटिव पॉवर्टी की प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब तक लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इक्वल नहीं होंगे। और कब तक इक्वल नहीं होंगे, जब तक कि सबकी इनकम बराबर ना हो जाए तब तक रिलेटिव पॉवर्टी रहेगी। दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी नहीं हो। बस इस पर डिपेंड करता है कि उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। जैसे यूएसए का कंपैरिजन यदि पाकिस्तान से करेंगे तो क्या लगेगा कि यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड यूएसए का पाकिस्तान से हायर है। लेकिन ये यूएसए का कंपैरिजन यदि इससे भी डेवलप्ड कंट्री जैसे हम करते फ्रांस से, तो फ्रांस में लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो यूएसए में क्या मिल जाएगी, रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ कम है। यदि फ्रांस का कंपैरिजन इससे हाईली डेवलप्ड कंट्री जर्मनी से कर दें तो यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होने के कारण फ्रांस विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली पुअर एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो रिलेटिव पॉवर्टी तो हर जगह होगी, बस डिपेंड इस पर करता है कि उस जगह का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, उससे हाईली डेवलप्ड एरिया से कर रहे हैं या लेस डेवलप्ड एरिया। यदि उससे मोर डेवलप्ड एरिया से कर रहे हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी होगी, लेस डेवलप्ड एरिया से कर रहे हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी। तो ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का यदि डेफिनेशन पूछता है तो बस आप लिख देंगे, इट रेफर्स टू द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज और टू और मोर देन टू रीजन्स ऑफ सेम कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेफिनेशन ये। अब आपसे एक आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि ये न दिया हो कि विच टाइप ऑफ पॉवर्टी, only poverty is given, it is not mentioned that which type of poverty is it, so whether we will consider it as absolute poverty or relative poverty। यदि poverty केवल दिया है, नाम नहीं दिया है, तो उसे absolute poverty माना जाएगा। मतलब आम बोलचाल की भाषा में जिससे हम poverty बोलते हैं वो कौन सी poverty होती है, absolute poverty। यदि relative poverty की बात करनी होगी तो इसका नाम करके दिया जाएगा कि relative poverty की बात हो रही है। अब नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी और टाइप्स ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉवर्टी की कितनी कैटेगरीज होती हैं या कितने तरह के पुअर लोग होते हैं। तो पॉवर्टी की दो कैटेगरीज होती है या दो तरह के पुअर लोग होते हैं। जब कैटेगरीज पूछा जाए तो दो तरह की कैटेगरीज, क्रॉनिक पुअर एंड ट्रांजिएंट पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब जिनकी पॉवर्टी बहुत ही सीरियस है, क्रॉनिक पुअर। एंड ट्रांजिएंट मतलब जिनकी जो पॉवर्टी है वो परमानेंट नहीं है, ये पार्शियल है पॉवर्टी। ट्रांजिएंट मतलब एक तरह से आंशिक या पार्शियल बोल सकते हैं। क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं, नीचे 4 डायग्राम बनाए गए हैं। इन डायग्राम्स में एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, जो लाइन है ये क्या है, पॉवर्टी लाइन। तो पहले वाले डायग्राम में देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है इट इज़ ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑलवेज पुअर। और एक व्यक्ति है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, ऑकेजनली पॉवर्टी लाइन से बाहर आता है, तो इसको बोलेंगे यूजुअली पुअर। सो ऑल दोज हु आर ऑलवेज पुअर आर यूजुअली पुअर। मतलब ऐसे सभी लोग जो पूरे साल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, केवल कभी कभार ही पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा पाते हैं, इनको बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। तो क्रॉनिक पुअर यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो बोलेंगे दीज आर दोज पीपल हु आर ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। लाइक कैजुअल वर्कर्स, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, या तो हमेशा पुअर रहते हैं या कभी कभार उनको बहुत ठीक ठाक इनकम हो जाती है, तो साल भर में कुछ दिन वो पॉवर्टी लाइन्स या पॉवर्टी से बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे रिमेन एज पुअर। तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। दूसरी कैटेगरी पुअर पीपल या पॉवर्टी की होती है या पुअर इंडिविजुअल्स की होती है ट्रांजिएंट पुअर। ये ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलरली मूव इन और मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। ये लगातार कभी पॉवर्टी के नीचे आते हैं, पॉवर्टी के ऊपर, फिर पॉवर्टी के नीचे आ जाएंगे। मतलब इनकी इनकम जो होती है
कभी इतनी हो जाती है कि बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं, कभी इतनी रहती है कि बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर सफिशिएंट हो जाती है, फिर इनसफिशिएंट, फिर सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ये लगातार चलता रहता है। इनको बोलते हैं चर्निंग पुअर। ठीक है, दीज आर दोज पीपल हु आर चर्निंग पुअर। ये चर्निंग पुअर हैं। कौन से चर्निंग पुअर होते हैं लोग? हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, जो रेगुलरली पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं और कभी पॉवर्टी के बाहर चले जाते हैं, इनको चर्निंग पुअर बोलते हैं। दूसरे ऑकेजनली पुअर, ऐसे लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब पॉवर्टी लाइन रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका बैड लक होता है या कभी कभार काम नहीं मिलने के कारण बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑकेजनली पुअर। ऑकेजनली मतलब कभी कभार ही पुअर होते हैं। दोज हु आर नॉन पुअर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स। तो ट्रांजिएंट पुअर, दो तरह के पुअर लोगों को ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। दोज हु आर चर्निंग पुअर and those who are occasionally poor, these are known as transient poor, and those who are always poor are usually poor are chronic poor। जो हमेशा पुअर है या ज़्यादातर टाइम पुअर है उनको बोलेंगे क्रॉनिक पुअर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और यूजुअली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसे लोग जो या तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुअर रहें या हमेशा पुअर रहें, वो क्रॉनिक पुअर। चर्निंग का मतलब लगातार पॉवर्टी के लाइन के नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे, फिर मान लीजिए पॉवर्टी लाइन 100 रुपीज़ पर पर्सन पर डे है। एक ऐसा व्यक्ति है, एक दिन 110 कमाया, फिर 90 हो गई इनकम, फिर 120 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 130 हो गई। तो लगातार ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो इसको बोलेंगे चर्निंग पुअर। ओके। और ऐसे भी लोग होते हैं, यदि पॉवर्टी लाइन 100 रुपीज़ की है, सपोज पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन करा है 100 रुपीज़, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100 से ऊपर 110, 120, 130, 140, लेकिन कभी कभार 80 भी हो गया इनका। मतलब साल भर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अर्न मोर देन पॉवर्टी लाइन। most of the times in a year, or most of the days in a year, they earn sufficient income to fulfill the basic needs of life, but sometimes, rarely, they do not earn the sufficient income to fulfill the basic needs of life. These are known as occasionally poor. तो churning poor and occasionally poor are known as transient poor. इनके उदाहरण कौन है? स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स जो होते हैं वो क्या होता है, सीज़न मेन सीज़न में आउट ऑफ पॉवर्टी आ जाते हैं, ऑफ सीज़न में बिलो पॉवर्टी चले जाते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बैड लक उनका हो जाता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुअर पीपल, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर। क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं? बहुत आसान, दोज हु आर ऑलवेज पुअर आर यूजुअली पुअर लाइक कैजुअल वर्कर। एंड ट्रांजिएंट पुअर कौन होते हैं? दोज हु आर चर्निंग पुअर और ऑकेजनली पुअर। अब पूछ सकता है चर्निंग पुअर कौन है अलग से, तो आप बताएंगे दोज हु रेगुलरली मूव एंड मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। अब इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा। उस सेकेंड वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। थैंक यू।